नमस्कार, मेटफा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 2। और आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ एंड इट्स प्रूफ। मतलब गॉस लॉ क्या है और उसका सत्यापन किससे? कूलम्ब्स के नियम से। ठीक है, सबसे पहले गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है भाई? गॉस लॉ स्टेटमेंट। गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, कहा? विद्युत क्षेत्र के अंदर। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। फाई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। मान लो मेरे पास में ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, इसके अंदर ये आवेश है क्यू। ये काल्पनिक पृष्ठ है, इसको बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, काल्पनिक है ये, हम हमारी मर्जी से मानेंगे या क्वेश्चन वाला अपनी मर्जी से देगा तो उसको मान के चलेंगे। तो ये काल्पनिक पृष्ठ है, इसके अंदर कुल आवेश कितना है? क्यू। तो इस पृष्ठ से संबद्ध, मतलब इस पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स कितना होगा? फाई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट आपको पता है निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द फ्लक्स associated with any hypothetical curve is equal to the total charge enclosed by the curve is equal to the ratio of total charge enclosed by the curve and permittivity of free space epsilon नॉट। यही तो बात है। ठीक है, आई बात समझ में? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। फाई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब मान लो यहाँ पे बहुत सारे आवेश हो, Q1, Q2, Q3,
और बहुत सारे आवेश हो, तो हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और Qn। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसकी कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। पहली बात, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि फ्लक्स, यदि आवेश धनात्मक होगा, यदि आवेश धनात्मक मतलब चार्ज पॉजिटिव होगा, तो फ्लक्स निर्गत होगा। निर्गत इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जिट, एग्जिट करेगा। आई बात समझ में? दूसरी बात, यदि आवेश, यदि चार्ज, यदि आवेश ऋणात्मक होगा मतलब नेगेटिव होगा, तो फ्लक्स निवेशी होगा। निवेशी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंटर। आई बात समझ में? मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये कोई गॉसियन पृष्ठ है, हमारे पास में गॉसियन सरफेस है, तो फ्लक्स क्या होगा? बाहर की तरफ, इस प्रकार से। यदि चार्ज नेगेटिव है, मान लो इसके अंदर माइनस का क्यू चार्ज है, तो फ्लक्स क्या होगा? एंटर करेगा। आई बात समझ में? तीसरी बात, तीसरी बात क्या है हमारे पास में? तीसरी बात यह है कि यदि टोटल फ्लक्स, सॉरी टोटल चार्ज, यदि टोटल चार्ज इजिकल टू 0, ये कैसे भी हो सकता है, मान लो कोई चार्ज है ही नहीं, या जितना पॉजिटिव है उतना का उतना नेगेटिव है, ठीक है, तो भी टोटल चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। मान लो ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर पास प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। यदि टोटल चार्ज बराबर 0 है, तो फ्लक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? 0। क्यों? क्योंकि सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है। चौथी बात हमारे पास में क्या है? चौथी बात हमारे पास में क्या है कि ये जो गॉसियन सरफेस हम मान रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ जो हम मान रहे हैं, ये एक काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, ये काल्पनिक पृष्ठ है, ये हम कैसा भी मान सकते हैं हमारी मर्जी से। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है। काल्पनिक है तो हम कैसा भी मान सकते हैं। यदि ऐसी बात है कि हम पृष्ठ कैसा भी मान सकते हैं, तो फिर फ्लक्स के ऊपर पृष्ठ का कोई महत्व रहता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स निवेशी हो या निर्गत हो, मतलब एंट्री कर रहा है या एग्जिट कर रहा है, फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर गॉसियन सरफेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कैसा भी गॉसियन सरफेस मान सकते हैं। तो ये 4 चीजें थी मुख्य, इंपॉर्टेंट। अब इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, तो ये उतारिए आप, हम टर्म एंड कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, ये उतार लीजिए आप। देखिए, पहली बात, फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ पर डिपेंड नहीं करता है। आई बात समझ में? ये तो बात मैंने पहले ही बता दी कि फ्लक्स गॉसियन सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है। आई बात समझ में? दूसरा
कि गाउस का नियम किसी भी मीडियम में अप्लाई हो सकता है। गाउस का नियम किसी भी मीडियम में अप्लाई हो सकता है। तीसरी बात क्या है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, गाउस का नियम वहीं अप्लाई होगा जहां पे कूलाम का नियम अप्लाई होता है। जहां कूलाम का नियम अप्लाई नहीं होता वहां गाउस का नियम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और कूलाम का नियम कहां अप्लाई होता है, जहां पे इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो होता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है। इसका मतलब क्या है कि गाउस का नियम वही अप्लाई होगा जहां कूलाम का नियम, कूलॉम्स लॉ अप्लाई होता है। आई बात समझ। चौथा पॉइंट क्या हमारे पास में, चौथा पॉइंट ये है कि मान लो हमने कोई ऐसा गौसियन पृष्ठ मान लिया, जो सभी तरफ से इक्वल है। जैसे मान लो हमने मान लिया कोई क्यूब, ठीक है, कोई घन मान लिया भाई, इस प्रकार से हमने कोई घन मान लिया और हम कह रहे हैं कि इस घन के केंद्र पर, मतलब इस क्यूब के सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब, तो इसके प्रत्येक सरफेस, प्रत्येक फेस, प्रत्येक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा हमारे पास में। तो देखो कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है, 6 सरफेस है। चार्ज कहां रखा हुआ है, सेंटर के ऊपर रखा हुआ है, तो सभी से चार्ज क्या होगा, इक्वल निकलेगा। हाँ, तो 5 पृष्ठ से, किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स फाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, Q/6 इतना ही होगा। हाँ, 6 सरफेस अभी 6 सरफेस है, कुल कितना है हमारे पास में 5, टोटल कितना है, टोटल 5 कितना है हमारे पास में, Q/ε0। सरफेस कितनी है 6, तो एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q/6ε0। आई बात समझ में। पांचवी बात क्या है हमारे पास में, पांचवी बात यह कि मान लो इस चार्ज को हमने किसी एक सरफेस के सेंटर पे रख दिया। क्या रख दिया, एक सरफेस के सेंटर पे रख दिया। मान लो ये कोई क्यूब है मेरे पास में, मान लो ये कोई क्यूब है मेरे पास में, और मैंने क्या कर दिया, इस चार्ज को यहां रख दिया इस जगह। ठीक है, अब इस चार्ज को यहां रख दिया, ये जो फेस है इसके ऊपर यहां रख दिया बीच के अंदर, तो यहां रख दिया, तो अब ये चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा भाई, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो मैंने इतना का इतना क्यूब और बना दिया आगे। आई बात समझ में, मैंने इतना का इतना क्यूब और बना दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब एक चीज हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई इजिकल टू ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। यही तो बात पढ़ी थी। ठीक है, तो एक चीज देखो, अब ये जो फेस है इसका एरिया वेक्टर कैसे, ऐसे भाई, इसका एरिया वेक्टर कैसे, ऐसे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ऐसे निकल रहा है ऊपर की तरफ, और एरिया वेक्टर कैसे, ऐसे, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो फाई इजिकल टू 0, मतलब इस सरफेस से कोई भी तरह का फ्लक्स नहीं निकलेगा। ठीक है, मैं सिर्फ एक क्यूब की बात करता हूं, इस क्यूब की। अब इस क्यूब के पास कितने सरफेस बचे, 5 सरफेस बच गई, 1 2 3, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, 4 और 5, है ना। तो 5 सरफेस, 5 पृष्ठ कितना बताएगा मेरे पास में, Q/5ε0। मतलब किसी एक क्यूब के एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरे पास में, Q/5ε0। आगे बात समझें।
ठीक है, अब हम बात करेंगे, छठी बात करेंगे, मान लो ये कोई क्यूब है मेरे पास में, मान लो ये कोई क्यूब है मेरे पास में, और मैंने इस क्यूब के इस जगह पर, मतलब किसी एक एज, किसी एक कोर के मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट के ऊपर एक चार्ज रख दिया क्यू, ठीक है। अब इस क्यूब से निकलने वाले, इस क्यूब के प्रत्येक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा भाई? देखो मेरी बात सुनो, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। एनक्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरा ऐसे बनाएंगे भाई, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से पूरा तैयार करेंगे इसको, है ना, चारों तरफ से इस चार्ज को घेरेंगे इस प्रकार से, इस चार्ज को चारों तरफ से घेरेंगे। मतलब क्या, एक क्यूब है, एक क्यूब आगे रखेंगे, एक क्यूब पीछे रखेंगे, एक क्यूब आगे रखेंगे, 4 क्यूब रखने पड़ेंगे, 4 क्यूब रखने पड़ेंगे। देखो इस सरफेस से कोई भी तरह का चार्ज नहीं निकलेगा, फ्लक्स नहीं निकलेगा, और इस सरफेस से कोई भी तरह का फ्लक्स नहीं निकलेगा। अब एक क्यूब के पास कितनी सरफेस बची हमारे पास में? 4, तो 5 पृष्ठ, एक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ये सारी चीजें हमें इमेजिन करनी पड़ेगी। अब इस एज को कवर करने के लिए हमें 3 क्यूब और रखने पड़ेंगे, ऐसे कैसे, एक इसके आगे रखेंगे और 2 इसके नीचे रखेंगे, है ना। तो इस फेस से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा और इस फेस से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। बच्चे कौन से? एक पीछे वाला 2, एक ऊपर वाला 3 और एक साइड वाला 4, ठीक है। तो 5 + Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं 7वीं। मान लो मेरे पास में ये कोई क्यूब है, और मैंने इस क्यूब के यहां कॉर्नर के ऊपर क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको कवर तो करना पड़ेगा। जब तक कवर नहीं होगा तब तक हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे। अब इसको कवर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को 7 क्यूब और रखने पड़ेंगे भैया। ऐसे कितने क्यूब और रखने पड़ेंगे? 7 क्यूब और रखने पड़ेंगे। 7 क्यूब और रखूंगा तो मेरे पास में देखो क्या आ जाएगा, एक चीज ध्यान देना, 7 क्यूब और रखूंगा तो 7 क्यूब और रखूंगा, देखो ये चार्ज यहाँ है, इससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, इससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, आगे वाले से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। बच्चे कितने? 3, 1, 2 और एक पीछे वाला 3 फेस बच गए। तो 5 पृष्ठ = Q/3 एप्सिलॉन नॉट। मतलब एक क्यूब के एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा? Q/3 एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये थी कुछ मुख्य बातें। अब बात करेंगे गॉस लॉ का प्रूफ, कहां से? कूलॉम्स लॉ से। इसको नोट कर लीजिए, नोट करके इसको पढ़िएगा, बढ़िया चीजें हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, वो करेंगे आगे। लीजिए बात करते हैं गॉस लॉ के प्रूफ की, गॉस लॉ के प्रूफ की। गॉस लॉ के प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के प्रूफ के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में ये कोई +Q चार्ज है, +Q आवेश है। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, गॉसियन फर्स्ट मानना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस मान लूंगा। ये मैंने कोई गॉसियन सरफेस मान लिया भाई। अब गॉसियन सरफेस मान लिया, मैं ऐसे मान लेता हूं कि इस गॉसियन सरफेस पर यहां कोई, यहां नहीं, ऐसे मान लेते हैं इस गॉसियन सरफेस पर यहां कोई मेरे पास में पृष्ठ का टुकड़ा है, ठीक है, जिसका एरिया मेरे पास में ds, ठीक है, और ये इस चार्ज से r डिस्टेंस के ऊपर है, ये इस चार्ज से r डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो अब इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स मैं मान लेता हूं d5। तो भाई इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? d5। ये इसका एरिया वेक्टर लो, ये इसका एरिया वेक्टर, और ये इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसके बीच का एंगल थीटा, ठीक है। हमने क्या क्या लिया भाई, ये तो गॉसियन सरफेस मान लिया है, ये तो गॉसियन सरफेस मान लिया। फिर उसके बाद क्या किया, गॉसियन सरफेस के ऊपर एक
हमने ds क्षेत्रफल का कोई टुकड़ा मान लिया, ठीक है, और उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स मान लिया d फाई, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि d फाई इजिकल टू ई ds cos थीटा, यही तो बात है, यही तो बात है भाई। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ds एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर ds, ठीक है। तो d फाई इक्वल टू E ds cos थीटा। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है भाई? कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ कहता है कि E इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में k q अपॉन r स्क्वायर, यही तो बात है। कितना आता है? E इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर। तो d फाई इज इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया? k q अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि k q नहीं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, q ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी है जो 11th क्लास के अंदर हम पढ़ गए थे, पहले चैप्टर सेकंड चैप्टर के अंदर, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू d थीटा, और इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। आई बात समझ में? इसकी वैल्यू होती है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर बराबर क्या होता है? d थीटा, और इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। इसका मतलब क्या है सॉलिड एंगल का? कि इस एरिया द्वारा इस सेंटर के ऊपर बना हुआ एंगल कितना होता है? d थीटा, ठीक है। और उसकी वैल्यू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होती है। तो मेरे पास क्या आ गया? d फाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और d थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इस टोटल गॉसियन सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को निकालूंगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो d फाई का इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट, और अंदर क्या बच गया? d थीटा। और d थीटा क्या है? सॉलिड एंगल, किसी पॉइंट के चारों तरफ बनने वाला कुल ठोस कोण, सॉलिड एंगल कितना होता है? इंटीग्रेशन d थीटा की वैल्यू होती है 4 पाई के इक्वल। किसी बिंदु के चारों तरफ बनने वाला ठोस कोण, एंगल मेड अक्रॉस a point इज इक्वल टू 4 पाई। तो फाई इज इक्वल टू क्या गया मेरे पास में? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई इज इक्वल टू क्या बच गया? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये तो क्या था? गॉस का लॉ, गॉस का नियम, ठीक है। तो ये प्रूफ आपको आना चाहिए, बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। तो इनको आप ईमानदारी से पढ़ें, इस डेरिवेशन को आप करें, गॉस के नियम को याद करें, और गॉस के नियम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे उनको भी आप देखें। और कल से स्टार्ट करेंगे गॉस की एप्लीकेशंस। और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हर साल एक एप्लीकेशन आती ही आती है। 6 एप्लीकेशन है, 6 एप्लीकेशन हमें पढ़नी है, और एक एप्लीकेशन हर बार आती है, और वो भी बड़ी 3 या 4 नंबर की। तो ईमानदारी से पढ़नी है आपको, गॉस लॉ बहुत ईमानदारी से पढ़ना है। गॉस लॉ पढ़ोगे तभी इसकी एप्लीकेशन समझ में आएगी, ठीक है। थैंक यू।